दोस्तों रिसेंटली ही दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में भाषण देते वक्त हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब ने यह बोल दिया कि अगर सुभाष चंद्र बोस साहब जिंदा होते तो देश का पार्टीशन नहीं होता। उन्होंने यह भी बोला कि सुभाष चंद्र बोस साहब की पर्सनालिटी में एक ऑडेसिटी थी, एक हिम्मत थी। उनका यह बोलना था कि भाई मैं आजादी की भीख नहीं मांगूंगा, मैं लड़के आजादी लूंगा। उन्होंने यह भी बोला कि जिन्ना ने एक बार यह कहा था कि अगर वो किसी एक इंसान को लीडर मानता है तो वो सुभाष चंद्र बोस है। तो सवाल यह उठता है कि अगर बोस साहब जिंदा होते तो क्या देश का पार्टीशन होता? दोस्तों इश्तियाक अहमद की एक किताब है जिन्ना। उस पर्टिकुलर किताब के अंदर जिन्ना का एक डायलॉग लिखा हुआ है। बेसिकली जिन्ना ने यह बात बोली कि मैं मुस्लिम लीग की लीडरशिप को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा था कंबाइंड देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं, जब ओवरऑल नेगोशिएशंस हो रहे थे 1940 से लेकर 1947 तक कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पावर कैसे बांटी जाएगी, उन नेगोशिएशंस में कई बार इंडियन लीडर्स इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस साहब ने ऑफर दिया मोहम्मद अली जिन्ना को कि तुम देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, देश का बंटवारा मत करो। लेकिन मैं बता दूं जिन्ना बस एक चेहरा था मुस्लिम लीग का। जिन्ना पहले 1920 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में था, बाद में जब मुस्लिम लीग की लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिली वो वहां पे चले गए। तो मुस्लिम लीग और जिन्ना एक कम्युनलिस्टिक आइडियोलॉजी को पोर्ट्रे कर रहे थे जिसकी फाइनल डिमांड यही थी कि भाई धर्म के नाम पे एक नया देश बनाओ। तो जिन्ना अगर इस डिमांड को पीएम बनने वाले ऑफर को मान भी लेते तो मुस्लिम लीग के बाकी लीडर्स उनको उठा के बाहर फेंक देते। और मान लीजिए देश का बंटवारा नहीं होता तो मुस्लिम लीग ऐसी इम्प्रैक्टिकल डिमांड सामने रख देता कि एक ऐसा का कंबाइंड देश बनता जो कभी ना कभी टूट ही जाता। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेक्युलर देश बनाना चाहता था जबकि मुस्लिम लीग धर्म के नाम पे देश बना रहा है। तो ये लड़ाई थी सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म के बीच में, और दोनों आइडियोलॉजीज कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं खाती हैं। तो जो भी हिस्ट्री को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो देश का बंटवारा नहीं होता, उनकी हिस्ट्री को समझने की जो एबिलिटी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। आगे बात करते हैं। देश को बंटवारे से रोकने का एक तरीका तो यह था कि कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी से लड़ा जाए। इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स को यह समझाया जाए कि देश आपका है, ये हिंदू आपके भाई हैं, इनको अपने से अलग मत समझिए। हिंदूज अलग, मुस्लिम्स अलग, इनकी रिक्वायरमेंट अलग, इनकी जरूरतें अलग, इनका कल्चर अलग। इसी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करके मुस्लिम लीग ने ओवरऑल 2 देश बना दिए। और फाइनली मुस्लिम लीग ने अपनी इस डिमांड को पूरा करने के लिए कम्युनल राइट्स को छेड़ दिया। अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। भाई पूरे देश में वायलेंस फैला। अब जब पूरे देश में वायलेंस हो रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के पास ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं। उन्होंने ये देखा कि हर जगह लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, औरतों का रेप कर रहे हैं, हर जगह वायलेंस हो रहा है। तो चूंकि हर जगह ही वायलेंस हो रहा है तो भैया ये पार्टीशन की डिमांड मान लो, और डिमांड मान ली गई। उस समय पे अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ये एस्टिमेट कर पाते, ये प्रेडिक्ट कर पाते कि पाकिस्तान के बनने से इंडिया को और पूरी दुनिया को लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान होगा, तो शायद वो इस मुस्लिम लीग की डिमांड को मानते ही नहीं। एक अकेले बांग्लादेश जेनोसाइड में 1971 की जब जंग हुई थी, बांग्लादेश को इंडिया ने आजादी दिलाई, उस समय पे 30 लाख बांग्लादेशी लोगों को पाकिस्तानी आर्मी में जेनोसाइड में मार दिया। पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के चलते लाखों करोड़ों लोगों की जान गई है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग इनसाइड पाकिस्तान ऑल्सो। पाकिस्तान की वजह से ही तालिबानी आइडियोलॉजी पनप पाया और आज की डेट में अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। तो एक तरीका तो यह था कि जब कम्युनल राइट्स 1947 में हो रहे थे, उस समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स मुस्लिम लीग को डिमांड के सामने ईल्ड ही नहीं करते कि भाई देश का बंटवारा करो। लोगों को शांत करने की कोशिश करते, कुछ और दिन तक प्रोग्राम चलने देते, क्योंकि इस पार्टीशन में 10 से 20 लाख लोगों की मौत हुई और अकेले बांग्लादेशी जेनोसाइड में 30 लाख लोगों की मौत हो गई। तो शायद यहां पे अगर सुभाष चंद्र बोस साहब होते तो एक विजनरी लीडर की तरह वो ये सजेस्ट कर पाते कि भाई मुस्लिम लीग की पार्टीशन के डिमांड के सामने ईल्ड मत करो। लेकिन अपने आप में ये बहुत मुश्किल था दोस्तों। उस समय पे जब चारों तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे हो, काट रहे हो, इस प्रकार की सोच रख पाना कि हाँ भाई मारने काटने दो लेकिन पार्टीशन मत होने दो, ये सोच रखना ही अपने आप में मुश्किल हो जाता। उसके बाद जब देश का बंटवारा हो गया, 1962 में इंडिया चाइना की जंग हुई। 1951-52 से लेकर 1962 तक धीरे धीरे करके अक्साई चीन में चाइना की फोर्सेस घुसना शुरू हुई। उस समय पे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स नई दिल्ली में बैठे थे वो चाइना के मिलिटरिस्टिक और इंक्रोचमेंट वाले एटीट्यूड को समझ नहीं पाए। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को मोबिलाइज करके ईस्टर्न स्फीयर से इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश की। तो मिलिट्री मोबिलाइजेशन और टैक्टिक्स में सुभाष चंद्र बोस साहब एक्सपर्ट थे। तो अगर सुभाष चंद्र बोस साहब जिंदा रहते
और एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते तो शायद वो चाइना के अल्टीरियर मोटिव्स को एडवांस में प्रेडिक्ट कर पाते और 1962 की जंग तक इंडिया अपने आप को तैयार कर पाता चाइना से लड़ने के लिए, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाकी पॉलिसी मेकर्स ने नहीं किया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेके एक्सपर्ट्स अक्सर कर ये बोलते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस साहब जिंदा होते तो ओवरऑल इंडिया की हिस्ट्री का कोर्स अलग होता। सुभाष चंद्र बोस जी के जाने से इंडिया की हिस्ट्री का पूरा कोर्स ही पलट गया। एक इनसरमाउंटेबल अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है इंडियंस को। नेताजी ने अपनी जिंदगी के काल में भारत के लिए बहुत कुछ किया है, हम हमेशा उनको नमन करेंगे उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और आज इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हमने उनको याद करने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नॉलेजफुल जानने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर्षित द्विवेदी एजुकेशन और वेबसाइट पे जाके आप मेरा मेंटरशिप कोर्स यूपीएससी 2024 का भी ट्राई कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे।